यू लिखते हैं। ठीक है, जहां पे एन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू उसकी यूनिट है। ठीक है, और फिर मैंने ये बताया था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो यूनिट है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि n इंटू यू का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। दोनों एक ही बात है, n u के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आप ये कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट आएगा। ठीक, अगर ग्राफ बता दे, बताओ ग्राफ बनाओ जरा एन और यू का, तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो जब भी दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है तो उनका ग्राफ बनता है इस तरीके से। ठीक है, ये आपको कई बार फिजिक्स में कई जगहों पर मिलने वाला है। आपको ये तरीका याद रखना है कि अगर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट मिलता है तो हमको अगर ग्राफ बनाना है बिटवीन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस तो ये ग्राफ इस तरीके से हमको मिलता है। मैथमेटिक्स में इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, बट हमें फर्क नहीं पड़ता कि इसका नाम क्या है, बट ग्राफ आपको इस तरीके से बनाना होगा। ठीक, तो हमने क्या सीखा? फिजिकल क्वांटिटी को हम n इंटू यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलेगी, आप अगर यूनिट को बदलोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एन और यू को मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमेशा कांस्टेंट ही आने वाला है। एन यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्राफ एन और यू का कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। और लास्ट क्लास में मैंने तुमको यह भी बताया था, ग्राफ नहीं बताया था लेकिन बाकी सारी चीजें बताई थी। बाकी मैंने ये बताया था कि अगर हम यूनिट को मान लो कर देते हैं 10 टाइम्स, यूनिट को कर देते हैं 10 टाइम्स, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10 टाइम्स। ठीक है, तो यूनिट को अगर हम कर देते हैं 10 टाइम्स तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी हो जानी है 1/10 टाइम्स। ये मैंने तुमको बताया था। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके ऊपर ट्राई करेंगे। ठीक है, किसके ऊपर? इसी के ऊपर कि एन और यू का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर आप यूनिट को 10 गुना कर देते हो, 10 टाइम्स कर देते हो, तो जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको 1/10 होना पड़ेगा। होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? समझ में आया है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे x और y का मल्टीप्लीकेशन अगर कांस्टेंट है तो y को अगर आप 10 टाइम्स कर दोगे तो x को 1/10 टाइम्स करना ही पड़ेगा, जिससे कि प्रोडक्ट जो आए वो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ग्राफ नोट कर लो, जो नहीं बताया था एक्स्ट्रा है वो नोट कर लो, उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखें अगर इसके ऊपर। तो जैसे मान लो मैं कहता हूं, ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग, ऐसा लिखते हैं, लेंथ इज 10 इन सम यूनिट। ठीक है, इफ न्यू यूनिट is
4 टाइम्स द ओल्ड यूनिट। मतलब हमने क्या किया, यूनिट को हमने 4 टाइम्स कर दिया। लेंथ को हमने नापा, 10 के बराबर आई, किसी यूनिट में आई होगी। बट अब हमने नई यूनिट में क्या किया कि यूनिट को 4 टाइम्स कर दिया ओल्ड यूनिट के। देन व्हाट विल बी लेंथ इन न्यू यूनिट। ठीक है, तो हमने किसी लेंथ को नापा, किस यूनिट में नापा नहीं फर्क पड़ता है, किसी भी यूनिट में नापा, और उस लेंथ की वैल्यू हमको निकल के आई है 10 के बराबर। ये लेंथ हमको मिली है। फिर कहता है कि हमने एक नई यूनिट बनाई जो पुरानी यूनिट की 4 गुना है, तो उस नई यूनिट में अब लेंथ की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2.5 आएगी। बिल्कुल यही दो तरीका बताया है कि अगर हमने यूनिट को 10 टाइम्स कर दिया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/10 टाइम्स हो जाएगी। यहां पे यूनिट को हमने 4 टाइम्स कर दिया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है, जो यूनिट है इसको हमने 4 टाइम्स कर दिया है। लिखा हुआ है यहां पे 4 टाइम्स कर दिया यूनिट को, तो जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये 1/4 टाइम्स हो जानी चाहिए। जितनी भी वैल्यू पहले थी उसकी 1/4 टाइम्स हो जानी चाहिए। और पहले कितनी वैल्यू थी, तो बताया है कि पहले वैल्यू 10 की थी, तो 10 की थी मतलब हम कह सकते हैं कि अब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10/4 मतलब 2.5, ये उसकी नई न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। तो यूनिट के बदलने से न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है। यूनिट जितने टाइम्स होती है न्यूमेरिकल वैल्यू उसका 1 उतने टाइम्स हमको कर देना। आ गई बात समझ में? नोट कर लिया सबने? ओके, चलो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ऐसा है कि या ऐसा लिखें, एरिया इज measured in certain unit is 4 if unit of length is doubled, then what will be area in new unit? ठीक है, तो अब कहता है कि हमने एरिया को मेजर किया किसी यूनिट में, एरिया की वैल्यू हमको मिलती है 4। यूनिट को हमने, नहीं, एरिया की वैल्यू कितनी मिली है? 4, हाँ राइट। अब हमने लेंथ की यूनिट को दुगना कर दिया है, तो अब एरिया की वैल्यू नई यूनिट में क्या आनी चाहिए? ठीक है, अब इस तरीके के सवाल को कैसे करना है मैं समझा देता हूं। ठीक है, तुम कर सकते हो, बट ठीक है अगर समझ लोगे तो आसानी रहेगी। तुम इस तरीके, देखो तरीके कई हो सकते हैं, बट मैं एक तरीका बता रहा हूं उससे हम लोग करेंगे। क्योंकि अभी मैंने एरिया के बारे में पूछा है, मैं फोर्स के बारे में पूछ सकता हूं। फोर्स की यूनिट में मास भी आएगा, लेंथ भी आएगा, टाइम भी आएगा। ठीक है, यहां पे अभी सिर्फ एक सिंगल चल रहा है, लेंथ चल रही है, लेकिन करना कैसे? तो आप ऐसे लिखें कि जो एरिया है उसकी यूनिट होती क्या है? एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होती है।
और हमने अब इस मीटर को कितने टाइम्स कर दिया है? मीटर लेंथ की यूनिट है, मीटर लेंथ की यूनिट है। अब हमसे कहता है कि लेंथ की यूनिट को हमने दुगना कर दिया है, मतलब अब एरिया की नई यूनिट हो जाएगी 2 मीटर का स्क्वायर। एरिया की पुरानी यूनिट थी मीटर, बट अब एरिया की नई यूनिट हो गई 2 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, राइट? एरिया क्या होता है? एरिया की यूनिट होती क्या? लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब मीटर स्क्वायर। तो एरिया की पुरानी यूनिट होती थी मीटर स्क्वायर, अब क्योंकि हमने एरिया की यूनिट को क्या कर दिया है? लेंथ की यूनिट को डबल कर दिया है। तो लेंथ की यूनिट को डबल कर दिया है, मतलब जो मीटर था अब वो 2 मीटर बन चुका है, और मीटर अगर 2 मीटर बन चुका है तो एरिया की नई यूनिट हो गई है 2 मीटर स्क्वायर। ठीक, सॉरी, मैंने पहले लेंथ के बारे में समझना है, ऐसे समझो। लेंथ की यूनिट जो होती थी मीटर, अब उसकी नई यूनिट हो गई है क्या? 2 मीटर। लेंथ से समझते हैं। लेंथ की यूनिट जो होती थी मीटर, अब उसकी नई यूनिट हो गई है 2 मीटर। ठीक, तो एरिया की जो यूनिट होती थी मीटर स्क्वायर, अब उसकी नई यूनिट क्या हो जाएगी? 2 मीटर का स्क्वायर। लेंथ की जो यूनिट होती थी मीटर, अब वो यूनिट हो गई है 2 मीटर। एरिया देखो, मीटर था तो ये मीटर स्क्वायर था, अगर ये 2 मीटर है तो ये 2 मीटर का स्क्वायर है। पहले अगर लेंथ की यूनिट मीटर होती थी तो एरिया की यूनिट मीटर का स्क्वायर होती थी, बट क्या अब लेंथ की यूनिट 2 मीटर हो गई है तो एरिया की यूनिट 2 मीटर का स्क्वायर बन जाएगी। 2 मीटर का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ये 4 मीटर स्क्वायर। अब एरिया की नई यूनिट हो गई है 4 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब यह हुआ, लेंथ की यूनिट डबल हो गई है, 2 टाइम्स हो गई है, तो एरिया की यूनिट कितने टाइम्स हो गई है? 4 टाइम्स। एरिया की यूनिट यहां पे 4 टाइम्स हो गई है, और यूनिट अगर एरिया की 4 टाइम्स हुई है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/4 टाइम्स। अगर यूनिट एरिया की 4 टाइम्स हो गई है तो न्यूमेरिकल वैल्यूज की 1/4 टाइम्स हो जाएगी। अभी हमने यही तो सीखा थोड़ी देर पहले, यूनिट जितने गुना बढ़ती है न्यूमेरिकल वैल्यूज की 1 उतने गुना हो जाती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे अभी कॉन्सेंट्रेट हम नहीं कर रहे हैं, हम अभी ये जानना चाहते हैं कि यूनिट में क्या चेंज आया है। तो पहले यूनिट के चेंज के बारे में समझते हैं, फिर से समझना। हमसे कहता है कि लेंथ की जो यूनिट है वो हमने डबल कर दी है। तो मैंने कैसे किया? मैंने मान लिया कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, आप कुछ भी मान सकते हो बट ऐसा ही यूनिट में ही रहते हैं। लेंथ की यूनिट मीटर होती है, और अगर इसकी यूनिट डबल हो गई है तो अब लेंथ की नई यूनिट 2 मीटर हो गई है। लेंथ की यूनिट अब 2 मीटर हो गई है। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती, अगर लेंथ मीटर में नापते तो एरिया मीटर स्क्वायर में नापते, लेकिन अब लेंथ को नाप रहे हैं 2 मीटर में, तो एरिया को नापेंगे 2 मीटर के स्क्वायर में। मतलब एरिया की नई यूनिट जो है वो हो गई है 4 मीटर स्क्वायर। तो जो पहले एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती थी, अब वो एरिया की यूनिट 4 मीटर स्क्वायर हो गई है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया की जो यूनिट है, एरिया की जो यूनिट है वो कितने टाइम्स हो गई है? 4 टाइम्स। तो एरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितने टाइम्स हो जाएगी? 1/4 टाइम्स। अब एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू थी कितनी? एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू थी कितनी? 4 थी। अब एरिया की नई न्यूमेरिकल वैल्यू 1/4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी 1/4 इंटू 4, मतलब 1। समझ में आया तरीका? क्या स्टेप्स हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू पे हम बाद में आएंगे, पहले यूनिट में क्या चेंज आया है उसको देखेंगे। यूनिट पे चेंज कैसे देखेंगे? हमको क्या बताया है? हमको बताया है कि जो लेंथ थी वो दुगनी हो गई है, तो लेंथ की यूनिट मीटर ना मान के नई यूनिट को दुगना कर देना है। अगर लेंथ मीटर पे है तो एरिया मीटर स्क्वायर पे है, लेंथ अगर 2 मीटर पे है तो एरिया 2 मीटर के स्क्वायर पे है। एरिया की नई यूनिट 4 मीटर स्क्वायर हो गई, तो जो पहले मीटर स्क्वायर था वो 4 मीटर स्क्वायर हो गया, मतलब एरिया की यूनिट 4 गुना हो गई है। और एरिया की यूनिट अगर 4 गुना हो गई है तो एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू 1/4 टाइम्स हो जाएगी, और पहले अगर न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 4 दी थी तो नई न्यूमेरिकल वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है बात?
ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी मैंने सिर्फ लेंथ लिया, लेंथ के साथ कोई और भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहता है कि यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड and unit of time is tripled, then by how many times unit of velocity becomes? ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे दो लोगों में चेंज किया गया है, लेंथ पे भी चेंज किया गया है, टाइम में भी चेंज किया गया है। ठीक है, तो हमारा तरीका वही रहेगा जो हमने अभी सीखा है। हम ये कहेंगे, मैं ये क्वेश्चन बता देता हूं, बाकी आप आगे के क्वेश्चन खुद करोगे। मान लेते हैं कि लेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर थी। क्योंकि दो चीजों में चेंजेस आए हैं, लेंथ में चेंज किया गया है और टाइम में चेंज किया गया है। तो लेंथ की यूनिट अगर मैंने मीटर मानी है तो लेंथ की नई यूनिट अब होने वाली है 2 मीटर। ठीक, टाइम की यूनिट अगर मैंने सेकंड मानी है तो टाइम की नई यूनिट होने वाली है 3 सेकंड। पूछता है जो स्पीड है क्या यूनिट होती है इसकी, मीटर पर सेकंड। अब स्पीड की यूनिट में क्या चेंज आया होगा, तो आपको यह देखना है कि जब यह मीटर था और यह सेकंड था तो यह मीटर पर सेकंड था, लेकिन अब मीटर जो था वो 2 मीटर बन चुका है और जो सेकंड था वो 3 सेकंड बन चुका है। मतलब इसकी नई यूनिट हो गई है 2/3 मीटर पर सेकंड। इसकी नई यूनिट हो गई है 2/3 मीटर पर सेकंड। तो जो यूनिट पहले मीटर पर सेकंड होती थी, क्या वो नई यूनिट 2/3 मीटर पर सेकंड हो गई है? इसका मतलब यूनिट जो है, वेलोसिटी की जो यूनिट है वो कितने टाइम्स हो गई है, यूनिट हो गई है 2/3 टाइम्स। और न्यूमेरिकल वैल्यू कितने टाइम्स हो जाएगी, 3/2 टाइम्स। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में पूछा जाता तो हम कह देते कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 3/2 टाइम्स हो जाती। पूछा नहीं गया है, पूछा जाता तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले यूनिट में क्या चेंज आया है उसको निकालो, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या चेंज आएगा वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसी तरीके से मैं हो सकता है मास में चेंज कर दूं, लेंथ में चेंज कर दूं, टाइम में चेंज कर दूं, और फिर मैं पूछूं कि भाई फोर्स में क्या चेंज आएगा। फोर्स की यूनिट होती क्या है, न्यूटन हम कहते हैं, वो तो साइंटिस्ट के नाम पे है, बट एक्चुअली फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट है केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहां से हम चेंजेस निकालेंगे उसमें। ठीक है,
तो नोट कर लिया सबने? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ is doubled, mass is tripled, and time is halved. To how many times unit of force becomes? कितना? 24। ठीक है। फोर्स की यूनिट तुम्हें लेनी है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास इंटू एक्सेलरेशन से मैंने लिखा है, तो आप देखें भाई केजी कितना हो गया है, मीटर कितना हो गया और सेकेंड कितना हो गया है, तो हम फोर्स की यूनिट में भी चेंज बता सकते हैं। ट्वेंटी 24 टाइम्स, ठीक है। 24 आना चाहिए। कितने लोग आया आंसर 24? ठीक है। देखो जिनका नहीं आया है समझते हैं, फिर से समझो प्रोसेस क्या है। एक ही प्रोसेस को हम इस तरीके के सवाल में हमेशा फॉलो करने वाले हैं। हम मानते हैं कि लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, लेकिन ये कहता है कि लेंथ की यूनिट को दुगना कर दिया है, तो आप कहोगे ठीक है भाई, लेंथ की नई यूनिट अब 2 मीटर हो गई, जो पहले मीटर थी वो 2 मीटर हो गई है। फिर कहता है कि जो मास है उसकी यूनिट को ट्रिपल कर दिया गया है, तो मास की यूनिट जो होती है वो केजी होती है, लेकिन अब उसकी यूनिट हो जाएगी 3 केजी, क्योंकि यूनिट को ट्रिपल कर दिया है। और टाइम की यूनिट को आधा कर दिया है, तो टाइम की जो यूनिट होती थी वो सेकंड होती थी, बट अब उसकी नई यूनिट हो जाएगी 1/2 सेकंड। तो जो जो चेंजेस दिए हैं वो हमने लिख लिए, लेंथ में, मास में, टाइम में जो चेंज दिए थे वो लिख लिए। अब कहता है कि भाई ये बताओ फोर्स की यूनिट में क्या चेंज आएगा, तो हम कहेंगे फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट पहले होती थी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये केजी में था, ये मीटर में था, ये सेकेंड में था, तो फोर्स की यूनिट इतनी होती थी। लेकिन अब क्योंकि हमने चेंजेस कर दिए हैं, तो केजी जो है वो बन गया है 3 केजी, केजी जो है बन गया है 3 केजी, जो मीटर था वो बन गया है 2 मीटर, और जो सेकेंड था वो बन गया है 1/2 सेकेंड का स्क्वायर। अब जितने भी इसमें न्यूमेरिकल टर्म्स है उनको अलग करना है। तो न्यूमेरिकल टर्म्स को अलग करने का मतलब 3, 2 और नीचे क्या आएगा 1/4। बाकी तुम्हारे पास केजी बच जाएगा, मीटर बच जाएगा और सेकेंड स्क्वायर भी बच जाएगा। तो ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है। ये जो टर्म बता रहा है इतने गुना उसकी यूनिट हो चुकी है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 24।
तो क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स है उसकी यूनिट 24 टाइम्स अब हो चुकी होगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो फोर्स है इसकी जो यूनिट है ये यूनिट हो चुकी है 24 टाइम्स। न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा नहीं है, पूछा होता तो हम बता सकते थे 1/24 टाइम्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमसे अगर कहता कि अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पहले जो थी वो 120 थी, तो अब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती? 1/24 इंटू 120। बस मल्टीप्लाई कर देना, 1/24 कर देना, जो भी पहले था उसको 1/24 करना। ठीक है, समझ में आ गया ये प्रोसेस आपको? ठीक है, नोट कर लिया? अब आते हैं डायमेंशन में। यूनिट का पार्ट हमें समझ में आ गया, मोस्टली क्वेश्चन डायमेंशन से आते हैं। तो डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, लेकिन उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। जैसे यूनिट के पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, हम जब यूनिट को लिखते हैं तो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के संग अटैच करके लिखते हैं। 5 मीटर, 10 मीटर, तो हमेशा यूनिट को लिखने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ होनी चाहिए। डायमेंशन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि डायमेंशन के पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। तो फिर हम डायमेंशन को क्या कह सकते हैं? तो डायमेंशन को हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी without any numerical value। ठीक है, हम इसको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देते हैं, ये सिर्फ एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो जाएगा। जैसे अलग अलग यूनिट के सिस्टम होते हैं, जैसे मान लो एसआई सिस्टम है, एमकेएस है। एमकेएस और एसआई एक्चुअली सेम ही होते हैं, तो उसको हटा देते हैं। सीजीएस है, एफपीएस है, तो अलग अलग यूनिट के सिस्टम है। अगर मास की यूनिट को इन सब को मेजर करना है तो ये सब अपनी अलग अलग वैल्यूज को बताएंगे। लेंथ हो गया, टाइम हो गया, और भी कई फिजिकल क्वांटिटी हैं, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, तो ये सब अपनी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को बताते हैं। यहां पे मास है, लेंथ, टाइम। ठीक है, एसआई यूनिट में मास को केजी में नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, तो ग्राम हो गया इसकी यूनिट, सी का मतलब सेंटीमीटर हो गया, टाइम का मतलब सेकंड हो गया। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, तो मास को नापेंगे पाउंड में, लेंथ को नापेंगे फुट में, और टाइम को नापेंगे अगेन सेकंड में। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट सिस्टम में हम अलग अलग यूनिट को यूज करते हैं, और जैसे ही यूनिट बदली तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाएगी। यूनिट अगर दुगनी होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू आधी हो जाती है, हमने सीखा। तो अब हर यूनिट पे मास के पास अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है।
लेकिन हम न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर इंटरेस्टेड नहीं है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, हमें यह फर्क पड़ता है ये लेंथ है, तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन को डिफाइन कर देते हैं। डायमेंशन ये कहता है कि भाई है तो मास तो m लिख देंगे, लेंथ है तो l लिख देंगे, टाइम है तो t लिख देंगे। क्योंकि इसके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो हमें यूनिट से फर्क नहीं पड़ता है, हर यूनिट में मास m ही रहेगा, लेंथ l रहेगा, टाइम t रहेगा। समझ में आ गया? तो डायमेंशन तो एक तरीके से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है जहां पे हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में कोई भी कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ उस फिजिकल क्वांटिटी पर देखते हैं है कौन, मास है तो m हम लोग उसको यूज करने वाले। ठीक है? अच्छा, यूनिट में मुझे एक चीज और बतानी थी, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, कोई नहीं, अभी भी सीख लेते हैं उसको। तो यूनिट हम लोगों को पता है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं तो सबके पास यूनिट भी है, लेकिन हमने उनमें से 7 लोगों को निकाला है जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब एक ऐसी यूनिट जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे। जैसे मास की यूनिट जो है, ये मास खुद पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो वेलोसिटी की यूनिट है वो लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो वेलोसिटी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, लेंथ फंडामेंटल है, क्योंकि लेंथ किसी और पर डिपेंड नहीं करने वाली है। टाइम फंडामेंटल है, टाइम किसी और पर डिपेंड नहीं करने वाला है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगी, वो फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आती हैं, और 7 लोगों को निकाला गया है उसके में। तो एक हो जाएगा मास, इसकी यूनिट है केजी। लेंथ, इसकी यूनिट है क्या, मीटर। टाइम, टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। और क्या आता है, हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी यूनिट है मोल। ठीक है? देन आएगा टेम्परेचर, इसकी यूनिट है केल्विन। और करंट, करंट इसकी यूनिट है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट है कैंडेला। हालांकि लास्ट वाला यूज नहीं होने वाला है कभी, पहले की जो 6 हैं यही यूज होने वाले हैं। मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करंट, यही सबसे ज्यादा 6 इंपॉर्टेंट है। हाँ, पता जरूर होना चाहिए कि लुमिनस इंटेंसिटी की भी एक फंडामेंटल यूनिट के अंदर आता है, और उसकी यूनिट होती है कैंडेला। ठीक है?
फंडामेंटल यूनिट में दो एडिशनल फंडामेंटल यूनिट में जोड़े गए हैं दो लोग। क्या बेटा? अच्छा, तो ये तो पता होगा। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, लेकिन दो एडिशनल यूनिट और इसके अंदर आती हैं। तो दो एडिशनल यूनिट जो और आती हैं वो कौन सी आती हैं? एक आता है प्लेन एंगल, दूसरा आता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो दो एडिशनल यूनिट जो उसके अंदर आने वाली हैं, उसमें पहला है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन। ठीक है, और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट क्या है? एसटी लिखते हैं ना शायद, हाँ? डी या टी? डी। ठीक, मुझे स्पेलिंग याद नहीं है इसकी। ठीक है, तो स्टेरेडियन कहते हैं इसकी यूनिट। अंतर क्या है? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब जैसे एक सर्कल है, या हाँ चलो सर्कल बना लो। अगर हम सर्कल बनाएं और इस सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ये जो एंगल बन रहा है ये प्लेन एंगल है। वहीं अगर मान लो हम स्फेयर बनाते हैं, अगर हम स्फेयर बनाते हैं, या स्फेयर की जगह तुम कोन ले लो, अगर तुम कोन एक लेते हो तो कोन में जो एंगल बनेगा ये 3 डायमेंशनल एंगल है। ये 3 डायमेंशनल एंगल है। सॉलिड एंगल को हम सिग्मा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम थीटा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे ये जो आपको 3 डायमेंशन का एंगल दिख रहा होगा, ठीक है, ये पूरा घूम के एक एंगल आया है, सॉलिड में आया है, तो इस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें अपने सिलेबस में, बट एक आइडिया होना चाहिए कि प्लेन एंगल का मतलब एक सर्कल ने जो एंगल बनाया है, और सॉलिड एंगल का मतलब कोन ने बनाया है, स्फेयर ने बनाया है। क्योंकि अगर आप सर्कल लोगे तो आर्क मिलेगी, लेकिन जब स्फेयर लोगे तो आर्क नहीं मिलेगी। स्फेयर में एक सरफेस मिलेगी, और वो सरफेस जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, क्या सिमिलर? सिंबल इसका सिग्मा है। सिग्मा ऐसे ही बनता है ना ये, लेकिन मेरे ख्याल से इसको इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओम होता है ये, देख लेते हैं। कभी जरूरत इसकी फिजिक्स में पड़ेगी नहीं हमें। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो हमें यह सीखा कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। उन फंडामेंटल यूनिट के संग हमने 2 यूनिट को और जोड़ दिया है। हालांकि इनके पास देखा जाए कॉन्सेप्चुअली तो इनके पास यूनिट होती नहीं है, क्योंकि जो हम एंगल निकालते हैं इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका यह होता है कि ये एंगल थीटा निकालने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ये आर्क की लेंथ क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस सर्कल का रेडियस कितना है। तो फिर हम थीटा को डिफाइन करते हैं L/R, ये थीटा है। लेकिन लेंथ को क्या मीटर में नापेंगे?
लेंथ भी और रेडियस भी दोनों लेंथ है, तो ऊपर वाला भी मीटर है, नीचे वाला भी मीटर है, मीटर मीटर कैंसिल, ये क्वांटिटी क्या हो गई, यूनिटलेस। लेकिन तभी भी हम इसको एक यूनिट दे देते हैं, तभी भी हम उसको एक यूनिट दे देते हैं, क्योंकि हम अब एंगल निकालेंगे तो 5 एंगल या 30 एंगल कहने से अच्छा है हम बताएंगे उसका एंगल 30 रेडियन के बराबर है। लेकिन इसके पास कोई यूनिट एज सच नहीं है, इनफैक्ट डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास कोई डायमेंशन नहीं आएगा। अभी हम आगे सीखेंगे डायमेंशन, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, लेंथ लेंथ कैंसिल, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं आएगा। सिमिलरली जब तुम इसको भी निकालोगे सॉलिड एंगल को, तो ये भी एक डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके पास भी यूनिट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम क्वांटिटी आती है, तो वो कैंसिल होकर आपस में चेंज करके जीरो नहीं इनफैक्ट 1 हो जाना चाहिए। जैसे लेंथ लेंथ यहां कैंसिल हुई है, यहां पे एरिया एरिया कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एनीवेज छोड़ दो, ठीक है, हम मान के चलेंगे प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन है और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन है। चलो ये हो गया। अब आती है डिराइव्ड यूनिट्स। इसमें क्या है, यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज can be derived using unit of fundamental quantities. ठीक है, तो अब इन एंगल को हम फिलहाल अलग रखते हैं, बस उन 7 लोगों पर ही ध्यान रखते हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे पास, और बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उन सब की यूनिट को उन 7 लोगों से निकाल सकते हैं, 7 लोगों की मदद से निकाल सकते हैं। तो जो भी हम और किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को निकाल रहे हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे वेलोसिटी जो है इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ये डिराइव हुई है, मीटर फंडामेंटल में आता है, सेकंड फंडामेंटल में आता है, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल में नहीं आती है, तो ये डिराइव करी गई है फंडामेंटल यूनिट की मदद से, ठीक है। उसी तरीके से फोर्स हो सकता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठा लो, वो सब डिराइव्ड है क्योंकि वो फंडामेंटल से ही निकाली गई है। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन क्या है। तो जैसे मास है, इसकी यूनिट है क्या, मीटर, और डायमेंशन में हम क्या लिखते हैं इसको, मास की यूनिट है केजी और डायमेंशन में हम इसको लिखेंगे एम, ठीक है। अब यूनिट और डायमेंशन एक संग हम लोग कर रहे हैं। यूनिट हमको समझ में आ गया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उस 7 में सबसे पहले मास लिखते हैं, यूनिट है केजी, डायमेंशन में हम एम लिखेंगे। लेंथ की यूनिट है मीटर, डायमेंशन में हम उसको एल लिखेंगे। टाइम की यूनिट है सेकंड, डायमेंशन में हम उसको टी लिखेंगे। टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, डायमेंशन में क्या लिखेंगे, के, थीटा लिखेंगे, के, हाँ के भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने देखा है कई जगहों पे थीटा लिखा होता है, कई जगहों पे के लिखा होता है, लेकिन चलो ठीक है, के या थीटा भी हो सकता है। ध्यान रखना कभी थीटा लिख देगा तो कंफ्यूज नहीं होना, थीटा भी इसके लिए यूज कर सकता है।
अच्छा, टेम्परेचर के बाद कौन आता है? करंट। करंट को क्या यूनिट हो गई? और इसमें क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। कई जगहों पर आई भी लिख देता है, ठीक है। करंट के बाद क्या आ जाता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल डायमेंशन में क्या लिखेंगे? मोल ही लिखें, ठीक है। तो ये डायमेंशंस हो गए, मतलब हमें इन डायमेंशंस में ये फर्क नहीं पड़ता है कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। यूनिट में हमने केजी लिख दिया है, बट इसके संग एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी अटैच होगी। यहां पे इनके संग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच नहीं होने वाली। ठीक है, तो अभी हमने बात करी है इन क्वांटिटीज की। मैंने ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं यूज किया, उसको यूज होने भी नहीं वाला है, इन्हीं का यूज होने वाला है। ये जो क्वांटिटीज हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स थी वैसे ही ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये 7 में से हम 6 को यूज करने वाले हैं। इनके यूनिट क्या है और इनका डायमेंशन क्या है वो हमने लिख लिया। लेकिन भाई ये तो फंडामेंटल है, जो डेराइव्ड है उनके पास अगर यूनिट है तो इनके पास भी तो डायमेंशन होना चाहिए। तो अब इनका क्या डायमेंशन है वो निकालने का तरीका सेम रहेगा। अगर ये मीटर है तो मीटर का मतलब हम लेंथ को मानेंगे, मीटर मतलब लेंथ को मान रहा है, तो हम लिख देंगे इसका डायमेंशन हो जाएगा लेंथ बाई सेकंड का मतलब टाइम। बाकी इसको न्यूमरेटर में ले जाके ब्रैकेट में लिखते हैं वो समझ जाएंगे, बट अभी एक आइडिया ले रहे हैं। केजी का मतलब क्या हुआ? केजी का मतलब मास नापा गया होगा, मीटर का मतलब लेंथ नापी गई होगी, सेकंड का मतलब टाइम, ये इसका डायमेंशन हो गया। तो अब किसी का भी डायमेंशन निकालना है तो अगर आपको उसकी यूनिट पता है तो यूनिट में हमको यूज करके हम उसका डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब डायमेंशन ही कैलकुलेट करना है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का। तो दो तरीके होते हैं डायमेंशन को कैलकुलेट करने के। आइदर आपको उसकी यूनिट पहले से पता हो, ठीक है, और जनरली यूनिट पता होती है। नहीं तो यूनिट अगर नहीं पता है तो फिर आपको दूसरा तरीका है कि उसका कोई फॉर्मूला पता हो। जैसे मैं कहूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन निकालो, तो तुम सोचो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा रोटेशनल मैकेनिक्स में, और उसका कोई फॉर्मूला पता है तुम्हें? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, या और कोई फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर भी तो होता है। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है तो मास पता है, रेडियस पता है, वहां से हम आई निकाल लेंगे। तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर फॉर्मूले तुम्हें याद रहेंगे तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी आप सबका डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम लोगों को स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी हमको पता है, या तो यूनिट पता हो या फॉर्मूला पता हो। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में किया। तो डिस्टेंस का मतलब ये एल हो गया, टाइम का मतलब टी हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, डायमेंशन में सारी चीजें न्यूमरेटर में होती हैं। तो टाइम अगर नीचे है तो पहले टाइम को हम ऊपर ले जाएंगे और लिख देंगे एल टी माइनस वन, और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। बस ये तरीका है, ब्रैकेट में बंद करने से कुछ नई चीज नहीं हो जाने वाली है, बट एक तरीका है, एक कन्वेंशन है जिसको हमें फॉलो करना है, ठीक। उसी तरीके से मान लो हमें अब निकालना है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन की यूनिट पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहां से भी आ जाएगा। एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला पता होता वहां से भी आ जाएगा।
एक्सेलरेशन की मान लो मुझे यूनिट पता है, मैं यूनिट से निकालता हूं। एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड में मीटर क्या बता रहा है? लेंथ। सेकेंड बता रहा है टाइम। अब इसको हम लिख देंगे एल टी माइनस 2। ठीक। तीसरा मान लो हमें निकालना है डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। हमें फॉर्मूला पता है, हमें इसकी यूनिट पता होगी तभी भी निकल आएगा। तो मैंने कहा ना, दोनों में से जो चीज तुम्हें याद आए सबसे पहले उसी से कर लो। तो अगर यूनिट याद है तो यूनिट से कर लो, यूनिट नहीं याद है तो उसका फॉर्मूला याद करो, मास बाय वॉल्यूम। मास मतलब हो गया एम, वॉल्यूम का मतलब एल क्यूब। वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ का मतलब एल क्यूब, ये हो जाएगा एम एल माइनस 3। ठीक है। सिमिलरली आप कुछ डायमेंशन खुद से निकालें। फोर्स बहुत ज्यादा यूज होगा, इसका रट लेना है। ठीक है। एम एल टी माइनस 2 कैसे निकाला? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। मास की डायमेंशन हो गया m, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन तुमने अभी निकाला है एल टी माइनस 2। तो m मल्टीप्लाई हो गया एल टी माइनस 2 से। अब सबको एक ही ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है, अगर यहां पे भी मान लो m आ गया होता, यहां भी m होता, तो m इंटू एम एम स्क्वायर भी हो जाता। ठीक है। प्रेशर। प्रेशर के लिए क्या यूज करेंगे? फोर्स बाय एरिया। फोर्स तुमको पता है, एरिया तुमको पता है, वहां से इसका डायमेंशन निकाल लोगे। तो फोर्स का डायमेंशन हम अभी हमने लिखा एम एल टी माइनस 2, और एरिया का डायमेंशन होगा एल स्क्वायर। तो अब ऊपर और नीचे से हम एल को जब कैंसिल करेंगे तो एक एल बच जाएगा, जो ऊपर जाएगा तो इतना हो जाएगा। तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है। वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबके सेम डायमेंशन होंगे। क्यों होंगे सेम? सब एनर्जी है, सब जूल में नापने वाले हैं। जब सबकी यूनिट सेम है तो ऑब्वियसली डायमेंशन सेम होंगे। किसी भी के एक का फॉर्मूला पता है, आप उसका डायमेंशन निकाल लोगे तो बाकी के भी वही डायमेंशन आएंगे। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी का पता है तो हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल लो, वर्क का पता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी पता है तो एमजीएस से निकाल लो। ठीक है। तो मान लो वर्क से निकालते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट हो गया एल। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। सबके पास सेम डायमेंशन होगा।
ठीक है। अब कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, जैसे कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया। तो कई ऐसी चीजें होंगी जो पूछी जाएंगी। तो जैसे कैपेसिटेंस पूछ लेगा, तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन कैसे निकालते हैं? हाँ हाँ, तो देखो कैपेसिटर का डायमेंशन निकालने का सिंपल तरीका है, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके आरसी सर्किट। उस आरसी सर्किट पे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैपेसिटर में चार्ज ग्रो होता है, या कैसे, तुम लोग के सिलेबस में है या नहीं है ना? मतलब इस साल हट गया होगा तो मुझे नहीं पता, लास्ट ईयर। हाँ हाँ, लेकिन सिलेबस में है कि नहीं आरसी सर्किट? हाँ हाँ, ठीक है। तो आरसी सर्किट में क्या होता है कि हम जब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं विद रेजिस्टेंस, तो कैपेसिटर में चार्ज ग्रो करने लगता है। उसमें एक आता है टाइम कांस्टेंट। उस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? आरसी होती है। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है आरसी। मतलब जो डायमेंशन टाइम का है वही डायमेंशन आरसी का है। ठीक है। आर का डायमेंशन कहां से निकालेंगे? आर रेजिस्टेंस है, तो आर का डायमेंशन कहां से निकालोगे? हाँ, आर का डायमेंशन तुम चाहो तो v इज इक्वल टू आई आर से निकाल सकते हो। तो कहोगे v का डायमेंशन कहां से? देखो फॉर्मूले पता होने चाहिए, कहीं ना कहीं से लिंक हमको मिल जाएगा। ठीक है। अब मान लो रेजिस्टेंस हमको और कहां मिलता है? रो का डायमेंशन क्या है फिर? हीट एनर्जी का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला सुना है? हीट एनर्जी का फॉर्म डायमेंशन पता है, आई का डायमेंशन पता है, टाइम का डायमेंशन पता है, वहां से हम आर का डायमेंशन निकालेंगे। आर का डायमेंशन निकल जाएगा तो सी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। और हमें एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम कांस्टेंट एल बाई आर भी होता है। एल क्या होता है यहां पे? इंडक्टेंस होता है जो मैग्नेटिज्म में आएगा, और टी होता है एल बाई आर। तो अगर हमको आर पता है तो हम एल भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे डायमेंशन हम कल की क्लास से फाइंड आउट करेंगे, और फिर देखेंगे कि डायमेंशन का यूज क्या है। ठीक है, डायमेंशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसके यूजेस क्या हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस तुम्हें जो मिलते हैं वो या तो डायमेंशन पूछता है नीट के एग्जाम में कि इसका डायमेंशन बताओ, या एक यूज जो है मोस्टली उसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कल पढ़ते हैं उसको।